सी 136 अध्याय 136 स्वर्गीय दानव रक्तरेखा की अजीब प्रतिक्रिया। ये जियाओ स्वर्गीय दानव की लाश को जमाते हुए बर्फ के खंड के सामने पहुंचे और एक मुक्के से बर्फ के खंड को तोड़ दिया। फिर जैसे ही उसने स्वर्गीय दानव की लाश को छुआ, स्वर्गीय दानव ब्लडलाइन पागलों की तरह घूमने लगी और स्वर्गीय दानव की लाश को धीरे धीरे निगलना शुरू कर दिया। और ये जियाओ का हाथ स्वर्गीय दानव रक्त और स्वर्गीय दानव के संबंध के बीच का माध्यम था। बहुत जल्द उसकी त्वचा और हड्डियों सहित पूरी लाश को निगल लिया गया। ये जियाओ अब अपने स्वर्गीय दानव रक्तरेखा से आने वाली एक डरावनी ताकत महसूस कर सकता था। वह ये भी महसूस कर सकता था कि वह एक धक्का जिसकी वह पहले आशा कर रहा था वह स्वर्गीय दानव की लाश द्वारा दिया गया था। अब जब तक वह एक स्वर्गीय दानव में परिवर्तित हो जाएगा, न केवल उसकी ऊंचाई अधिक बढ़ जाएगी बल्कि ताकत में भी वृद्धि पहले से अधिक हो जाएगी। उनकी ताकत अब 2 नहीं बल्कि 3 छोटे चरणों में बढ़ जाएगी। अब जब उसने सबसे महत्वपूर्ण काम पूरा कर लिया तो उसने लापरवाही से कई दुर्लभ जड़ी बूटियों, गोलियों और हथियारों से युक्त सभी बर्फ के खंडों को अपनी स्थानिक रिंग के अंदर संग्रहित कर लिया। फिर वह बाहर उड़ गया। जैसे ही ये जियाओ कुएं से बाहर निकला, उसने बाहर का दृश्य देखा और भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। वहां पहले से ही दर्जनों लाशें जमीन पर पड़ी थीं। ये वे मार्शल योद्धा थे जिन्होंने अभी अभी कुएं में घुसने की कोशिश की थी। हालांकि वे फैंग यूं के प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकते हैं, वे सभी यहीं मारे गए। आपको यह मिला? फैंग यून ने कहा। हाँ, ये जियाओ ने सिर हिलाया। अपनी आंखों में ठंडी नजर के साथ उसने उस भीड़ को देखा जो उन्हें घेरे हुए थी। जब आपका काम हो गया तो चलें। फैंग यून ये जियाओ को देखकर हल्के से मुस्कुराए और कहा। फैंग यून को दिव्य विध्वंसक खजाने के अलावा किसी अन्य खजाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुम जाना चाहते हो? यह इतना आसान कैसे हो सकता है? यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें उस कुएं से प्राप्त खजाने को आधा आधा बांटना होगा। यदि तुम खजाने को नहीं सौंपोगे तो तुम में से किसी को भी जाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। भीड़ में से कोई चिल्लाया। अराजकता की ऊर्जा जो अभी कुएं से बाहर निकली थी वह पहले से ही इतनी घनी थी। ये स्पष्ट था कि वहां काफी अच्छी चीजें थीं। वे ये देखने के लिए कैसे तैयार हो सकते थे कि उनके सामने का खजाना छीन लिया गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हम। फैंग यून ठंडे स्वर में चिल्लाया और उसके शरीर से वह आभा फूट पड़ी जो कैओस स्पिरिट दायरे के चरम से संबंधित थी। उसी समय उसकी हथेली उछलकर उस व्यक्ति की छाती पर जा गिरी। पफट। उस व्यक्ति को विरोध करने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि उसे हथेली के एक ही प्रहार से उड़ा दिया गया। ये दृश्य देखकर सभी डरकर पीछे हट गए। ये ज्ञात होना चाहिए कि जिस योद्धा को उड़ान भरते हुए भेजा गया था वह भी कैओस स्पिरिट क्षेत्र के चरम पर था। फिर भी वह वास्तव में फैंग यून की हथेली को रोकने में असमर्थ था। अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उन्हें एक निरंतर भय महसूस हुआ। अगर फैंग यून ने अभी कार्रवाई की होती तो ये लोग पहले ही यहीं मर गए होते। ये सोचकर उन्होंने अब उसके लिए कोई बाधा नहीं डाली और अपनी आंखों में भय भरकर उसके लिए रास्ता बना दिया। ये जियाओ ने एक बार फिर अपने दिल में आह भरी। ये सब ताकत के कारण था। यदि फैंग यून ने अंत में अपना इतना मजबूत और मसालेदार पक्ष प्रदर्शित नहीं किया तो यदि वे जाना चाहते थे तो उन्हें एक असामान्य हताश लड़ाई से गुजरना होगा। खैर, जरूरत पड़ने पर वह चौंकाने वाली ताकत का प्रदर्शन भी कर सकते थे, लेकिन ये लोग निश्चित रूप से इसके लायक नहीं हैं। वह इन लोगों के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन क्यों बर्बाद करेगा? भीड़ से छुटकारा पाने के बाद ये जियो और फैंग यून थोड़ी देर के लिए आगे बढ़े और उनके सामने 2 और मार्ग दिखाई दिए। ये जियाओ की नज़र गलियारे में चली गई और उन लोगों पर नज़र पड़ी जो आगे पीछे भाग रहे थे। ये जियाओ ने पूछा, अब हमें कौन सा मार्ग चुनना चाहिए? मैं भी निश्चित नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि इस अवशेष का निर्माता वास्तव में इतने सारे मार्ग स्थापित करने में सतर्क था, और मुझे लगता है कि इस निर्माता ने पहले ही कैओस स्पिरिट सेंट दायरे को पार कर लिया होगा। फैंग यून कड़वाहट से मुस्कुराया और आह भरी, और निश्चित रूप से उसने वाक्य का उत्तरार्ध अपने दिल में बुदबुदाया। उस स्थिति में हमें अलग हो जाना चाहिए और जो आप चाहते हैं उसे खोजना चाहिए। आप बाईं ओर जाएं और मैं दाईं ओर जाऊंगा, ये जियाओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। आप अकेले जाना चाहते हैं? फैंग यून ने भौहें चढ़ा दी। उन्हें यह विचार पसंद नहीं आया। हाँ,
ये जियाओ ने सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अभी खंडहरों में बहुत सारे शक्तिशाली लोग हैं। यदि आपका उनसे सामना हुआ तो ये खतरनाक होगा। फैंग यून ने कुछ सेकंड सोचने के बाद कहा। ये जियाओ मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। निश्चिंत रहें, भले ही यह एक मामूली संत हो, मैं उनसे निपटने में आश्वस्त हूँ। ये जियाओ के शब्दों ने फैंग यून को चौंका दिया। उसने उसे गहराई से देखा लेकिन कुछ नहीं पूछा। वह जानता था कि और अधिक मांगने से उनका रिश्ता और खराब हो जाएगा। बता दें कि इनके रिश्ते की शुरुआत एक दूसरे पर हमला करने से हुई थी। जब उसने ये जियाओ के असामान्य भ्रम के बारे में सोचा तो उसे भी लगा कि वह ये जियो से कमतर है। कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार उसने सिर हिलाया और सहमति दे दी। फैंग यू से अलग होने के बाद ये जियो ने सही मार्ग में प्रवेश किया। वे दोनों इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि ये जियाओ के कुएं से बाहर आने के बाद से ही दो लोग उनकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। ये जियो और फैंग यून के अलग होने के बाद उन दोनों ने उस मार्ग को देखा जिसमें ये जियो ने प्रवेश किया था और फिर जाने से पहले एक दूसरे की ओर सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि वे जाकर किसी को सूचित करना चाहते थे। ये जियाओ कुछ मिनट तक चला और फिर तेजी से आगे बढ़ गया। यह अभी भी अवशेष का बाहरी इलाका था और पहले जैसा कुआं खोजने की इच्छा जाहिर तौर पर थोड़ी सनकी थी, लेकिन फिर भी चूंकि यह खंडहर स्वर्गीय राक्षसों के साथ युद्ध के बाद बनाया गया था, उसे आशा थी कि वह जितने संभव हो सके उतने स्वर्गीय राक्षसों को खोज लेगा। इस तरह वो अपनी हेवनली डेमन ब्लडलाइन को और मजबूत कर सकता है। 1000 मीटर से भी अधिक लंबे लंबे गलियारे से गुजरने के बाद वह अवशेष के आंतरिक क्षेत्र में पहुंचे। जैसे जैसे वह गहराई में जाता गया, कुएं फिर से दिखाई देने लगे। कुछ पहले ही खुल चुके थे, कुछ खुलने की प्रक्रिया में थे और कुछ बंद हो गए थे। ये जियाओ ने उनमें से किसी भी कुएं में प्रवेश करने का विकल्प सिर्फ इसलिए नहीं चुना क्योंकि उसे वैसा महसूस नहीं हुआ जैसा उसने पहले कुएं में प्रवेश करते समय महसूस किया था। वह भी वैसा ही महसूस करना चाहता था। वह जानता था कि पिछली भावना स्वर्गीय दानव की लाश के कारण थी। जब तक कुएं में स्वर्गीय दानव है, उसे निश्चित रूप से ऐसा ही महसूस होगा। जैसे जैसे ये जियाओ गहराई में चलता गया, उसने देखा कि कुओं की संख्या कम होने लगी है। हर कुएं पर वही प्रतिबंध था जो उसने पहले देखा था। अधिकांश कुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, हालांकि उन्हें किसी ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। जहां तक अंदर की चीजों की बात है, वे सभी साफ कर दी गई थीं। ये जियाओ की आकृति दूसरे मार्ग से गुजरी और तुरंत उसके सामने एक बड़ा हॉल दिखाई दिया। मुख्य हॉल कुछ जीर्ण शीर्ण लग रहा था, लेकिन कोई अभी भी बता सकता है कि यह कितना भव्य हुआ करता था। ये जियाओ कुछ देर आगे बढ़े और देखा कि हॉल का मुख्य दरवाजा टूट गया है। अंदर से एक तीव्र ऊर्जा का उतार चढ़ाव आया। साफ था कि अंदर लोग लड़ रहे थे और उनमें से काफी संख्या में थे। ये जियाओ ने अराजक हॉल को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर चला गया। यहाँ केवल एक ही रास्ता था और वह सीधे मुख्य हॉल से होकर जाता था। यदि वह जाना चाहता था तो केवल इसके माध्यम से ही जा सकता था। हे छोटी सुंदरी, ये चीज अपने हाथों में सौंप दो और मैं तुम दोनों को जाने देने पर विचार कर सकता हूँ। आपके सपनों में एक साफ और ठंडी आवाज आ रही थी और आवाज के भीतर के गुस्से को छुपाना मुश्किल था। अरे, ये छोटी सुंदरी तो बहुत मसालेदार है। भाइयों, जाओ और इन दोनों सुंदरियों को पकड़ लो। आज तो मैं जमकर उत्पात मचाऊंगा। बाकी सबकी बात है, एक भी जिंदा नहीं बचेगी। वह जंगली हंसी एक बार फिर गूंज उठी। मुख्य हॉल के बाहर ये जियाओ ने ये सुना तो भौहें चढ़ गईं। उसे इन लोगों से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन किसी कारण से उसके दिल में बेचैनी महसूस हो रही थी। किसी कारणवश उसके हृदय को इन लोगों से घृणा हुई और उसके हृदय से आवाज आई कि इन लोगों को मार डालो। क्या हो रहा है? ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी, लेकिन वह समझ नहीं पाया। वह उस भावना को नज़रअंदाज करना चाहता था, लेकिन वही घृणित भावना एक बार फिर उसके दिल में उभर आए। ये भावना, यह मेरी स्वर्गीय दानव रक्तरेखा से आ रही है। लेकिन क्यों? ये जियाओ ने भौहें सिकोड़ ली लेकिन समझ नहीं पाया। अंत में उसने अपना सिर हिलाया और अंत में अंदर चला गया। तभी उसकी आकृति चमकी और वह उन लोगों से दर्जनों मीटर दूर दिखाई दिया। इसी दौरान वे सभी लोग एक एक कर नीचे गिर गए। स्पष्टतः उनकी आत्माएं नष्ट हो गईं और वे अब जीवित नहीं रहे।
इतने सारे लोगों की अचानक मौत से लड़कियों को सदमा लगा। वे चारों ओर देखने से खुद को नहीं रोक सके। तभी उन्होंने अन्य लोगों को देखा जो शो देख रहे थे। उनके चेहरे पर हैरान करने वाले भाव थे। जाहिर है उनमें से किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। ये तो बस एक छोटा सा एपिसोड था। ये जियाओ को इससे कोई परेशानी नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। सी 137 अध्याय 137 कुछ और रहस्य। जिस क्षण से ये जियो ने लोगों के उस समूह को देखा, उसके दिल में घृणा का एक संकेत दिखाई दिया जो उसके स्वर्गीय दानव रक्तरेखा से उत्पन्न हुआ था। और भले ही उसने उन सभी को मार डाला था, वह घृणित भावना अभी भी वहां थी। ऐसा क्यों, ये जियाओ को कोई पता नहीं है, लेकिन वह जानना चाहता था। इस प्रकार वह धीरे धीरे मृत लोगों में से एक की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे उसने दूरियां कम की, उसके मन में घृणा की भावना लगातार बढ़ती जा रही थी। और जब वह पूरी तरह से लाश के सामने पहुंचा, तो उसे ये जानकर झटका लगा कि उसका खून उग्र होने लगा था। उसकी आंखें लाल हो गईं और यदि उसकी अविश्वसनीय दृढ़ इच्छा शक्ति न होती, तो वह पहले ही एक स्वर्गीय दानव में बदल गया होता। ऐसा क्यों हो रहा है? ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी और अपना हाथ लाश पर रख दिया। जैसे ही उसने अपना हाथ रखा, उसके दिमाग में थोड़ी हलचल हुई और फिर उसके दिमाग में एक ऐसी स्मृति उभरी जो मानो उसी खून से आ रही हो। उसने एक धूसर स्थान देखा जहां एक अकेला व्यक्ति किसी से भी अधिक शक्तिशाली, किसी भी चीज से अधिक भव्य और दबंग था, जैसे कि वह एक निरंकुश शासन हो। इस अस्तित्व के नीचे अनगिनत स्वर्गीय राक्षस घुटने टेक रहे थे। प्रत्येक स्वर्गीय दानव दूसरे की तुलना में अधिक शक्तिशाली था, और उनमें से प्रत्येक सुबह के सितारों की भूमि को आसानी से नष्ट करने में सक्षम था। यह वह अनुभूति थी जो ये जियाओ को उन सभी स्वर्गीय राक्षसों से उत्पन्न आभा से हुई थी। अज्ञात स्तर की ताकत की उस एकल इकाई की राजसी छवि को देखकर ये जियाओ को भी घुटने टेकने की इच्छा हुई, लेकिन ये जियाओ ने उस भावना का पालन करने से इनकार कर दिया जो उसका शरीर दे रहा था। उन्होंने स्थिति को स्थिर रखने के लिए पूरी तरह से अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति पर भरोसा किया। स्वर्गीय दानव रक्तरेखा से प्राप्त स्मृति से गुजरते हुए लाश के शरीर को छुआ। अचानक ये जियाओ का दृष्टिकोण बदल गया और ऐसा लगा कि वह उन स्वर्गीय राक्षसों में से एक बन गया है जो एक घटना को घटित होते देख रहे थे। उन्होंने अपने सभी विषयों को देखते हुए उस एकल इकाई को किसी भी चीज से अधिक भव्य, किसी से भी अधिक शक्तिशाली देखा। फिर बोला, समय आ गया है। जैसे ही वह बोला, उसने अपना हाथ लहराया और खून का एक छोटा सा पूल दिखाई दिया। आना। जैसे ही वह बोल रहा था, 12 स्वर्गीय राक्षस उस ताकत से कहीं आगे निकल गए जिससे ये जियाओ परिचित था। आगे बढ़े। उस प्राणी ने फिर से अपना हाथ लहराया और रक्त का छोटा सा पूल 12 बराबर भागों में विभाजित हो गया। अपने अधीनस्थों के बीच खून बांटो और उन्हें अराजकता की भूमि पर हमला करने के लिए भेजो। उन भूमि के लोग निश्चित रूप से जवाबी कार्रवाई करेंगे और जल्द ही एक युद्ध लड़ा जाएगा। युद्ध के दौरान उन भूमि पर खून फेंकें। कुछ निम्न स्तर के कीड़े वर्षों की लंबी अवधि में जमीन को छूने वाली रक्त की हर बूंद से पैदा होगा। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वे निम्न स्तर के कीड़े परजीवियों की तरह काम करेंगे जो जल्द ही उन सभी भूमियों में फैल जाएंगे। और जब ऐसा होगा, मैं उन भूमियों की चेतना को मिटाकर उन कीड़ों को भूमि पर नियंत्रण करने के लिए नियंत्रित करूंगा। इस तरह मैं अपनी ताकत बढ़ाते हुए उन भूमियों की उत्पत्ति और भाग्य को आसानी से चुराने में सक्षम हो जाऊंगा। 12 स्वर्गीय राक्षसों ने रक्त का एक भाग लिया और इसे अपने अधीनस्थ स्वर्गीय राक्षसों के बीच समान रूप से विभाजित किया। ये जियो एक स्वर्गीय दानव के रूप में रक्त का एक हिस्सा भी ले लिया। रक्त के संपर्क में आते ही उसके हृदय में घृणा की भावना उत्पन्न हो गई। ऐसा लगता था मानो खून में उसके अस्तित्व को खत्म करने की क्षमता थी। खून देखकर उसे बहुत घृणा हुई। फिर उसे नेताओं द्वारा शून्य में फैलने और दिखाई देने वाली किसी भी भूमि पर हमला करने के लिए नेतृत्व किया गया। अराजकता में कुछ 100 वर्षों तक भटकने के बाद सुबह के सितारों की भूमि की खोज की गई और स्वर्गीय राक्षसों का एक समूह हमला करने के लिए इस दुनिया में उतरा। ये जियाओ ने देखा कि कैसे युद्ध के दौरान स्वर्गीय राक्षसों ने मॉर्निंग स्टॉर्स की जमीन पर खून की बारिश की। कुछ देर बाद याददाश्त खत्म हो गई, तो ये स्मृति उस स्वर्गीय दानव की थी जिसे मेरी वंशावली ने अभी अभी निगल लिया था।
ये जियाओ ने धीमी आवाज में बुदबुदाया और अपने सामने लाशों पर गहरी नजर डाली। तो ये लोग उस प्राणी के शब्दों में कीड़े हैं। ये जियाओ ने आह भरी क्योंकि ये लोग, हालांकि अपने मूल से बिल्कुल अलग थे, बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते थे। अब ये जियाओ के पास कुछ और प्रश्न हैं। वह क्यों था? आखिर वह क्या योजना बना रहा है? अराजकता की भूमि की उत्पत्ति और भाग्य को चुराकर उसे क्या हासिल होगा? क्या वह सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है? स्वर्गीय राक्षस उस प्राणी की बात क्यों सुन रहे थे? क्या सभी स्वर्गीय राक्षस उस प्राणी के अधीन हैं? और भी कई सवाल थे, लेकिन ये जियाओ को पता था कि केवल समय ही उसके सवालों का जवाब देगा। इसलिए उसने एक बार फिर लाशों पर ध्यान केंद्रित किया और उसे नहीं पता था कि क्या करना है। उसने पहले ही इस अवशेष के अंदर मौजूद सभी कीड़ों को मार डाला था, और ऐसा लगता है कि मॉर्निंग स्टॉर्स की पूरी भूमि पर पहले से ही अनगिनत कीड़े मौजूद हैं। चलो, चूंकि यह मामला है, मैं हर एक कीड़े को मार डालूंगा और तुम्हारी योजना को नष्ट कर दूंगा। ये जियाओ ने अपने दिल में व्यंग्य किया और उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक दिखाई दी। उन्हें घटनाओं की इस श्रृंखला के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जब वह कीड़ों और उनके अस्तित्व के उद्देश्य को जानता है, तो वह उन्हें सुबह के सितारों की भूमि पर नियंत्रण कैसे करने दे सकता है और सुबह के सितारों की चेतना को कैसे मिटा सकता है। अचानक उसे लगा कि कोई चेतना उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि यह चेतना किसकी थी या वह उससे संपर्क करने की कोशिश क्यों कर रही थी, लेकिन एक क्षण झिझकने के बाद उसने इस चेतना को अपने मन से जुड़ने दिया। मुझे लगता है कि आपने इन घृणित चीज़ों के संबंध में कुछ बहुत महत्वपूर्ण खोज लिया है। क्या आप जानते हैं कि वे क्या हैं और उनका उद्देश्य क्या है? यह वह आवाज़ थी जो ये जियाओ के दिमाग में तब प्रकट हुई जब उसने चेतना को अपने दिमाग से जुड़ने दिया। ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी। उसने उत्तर देने के स्थान पर पूछा, तुम कौन हो? ओह, मैं अपना परिचय देना भूल गया। मैं सुबह के सितारे हूँ। हुआ। ये जियाओ ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मॉर्निंग स्टॉर्स उनसे सीधे संपर्क करेंगे, लेकिन जल्द ही उसे सब कुछ समझ आ गया। ऐसा लगता है कि मॉर्निंग स्टॉर्स को पहले से ही इन कीड़ों के अस्तित्व के बारे में पता था। बात बस इतनी है कि वह उनके उद्देश्य से अनजान थे। फिर ये सामान्य था। चूंकि सभी देशों की अपनी अपनी चेतना है और उनमें सोचने और कार्रवाई करने की क्षमता है, तो वे इस बात से कैसे अनभिज्ञ हो सकते हैं कि उनके शरीर में क्या हो रहा है। जब स्वर्गीय राक्षसों के खिलाफ युद्ध लड़ा गया और स्वर्गीय राक्षसों ने जमीन पर खून की बारिश की, तो मॉर्निंग स्टॉर्स को उसी क्षण कुछ गलत होने का एहसास हुआ होगा। बात सिर्फ इतनी है कि मॉर्निंग स्टॉर्स अपने उद्देश्य से पूरी तरह अनजान थे, इसलिए उन्होंने कभी कार्रवाई नहीं की। लेकिन अभी भी कुछ ऐसा था जो ये जियाओ को हैरान कर रहा था। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे इन कीड़ों के बारे में कुछ हासिल हुआ है? ये जियाओ ने असमंजस में पूछा। मैंने इसका अनुमान इसलिए लगाया क्योंकि आप मूल रूप से इस भूमि से संबंधित नहीं हैं। जब आप पैदा हुए थे, तो अराजकता का कमल मेरी भूमि के बाहर आकाश में खिल गया और आपके शरीर में प्रवेश कर गया। मैंने सब कुछ देखा। मुझे पता है कि अराजकता का कमल अभी भी आपके अंदर है। शरीर तुम्हारे जन्म के क्षण से लेकर अब तक मैं तुम पर नज़र रखता रहा हूँ और हर पल तुम्हारे यहाँ समय बिताने पर नज़र रखता हूँ। निस्संदेह, जब तुम्हें उन 3 अस्तित्वों द्वारा अन्य भूमियों पर भेजा गया था तो मैं तुम्हें देखने में असमर्थ था। मैंने आपके बारे में मदर कैओस को भी बताया था, लेकिन मदर कैओस को पता चला कि कैओस के कमल ने आपको चुना है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कभी भी आपके मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगी, और यहाँ तक कि अगर आपके सामने कोई ऐसी स्थिति आती है जहाँ आप अपना जीवन खो सकते हैं तो गुप्त रूप से आपकी मदद भी कर सकती हूँ। जिंदगी पहले मेरा आपसे संपर्क करने का इरादा नहीं था, लेकिन इस बार मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वह घृणित खून लाखों साल पहले मुझ पर फेंका गया था, लेकिन ये घृणित चीजें केवल 10,000 साल पहले ही पैदा हुई हैं। लेकिन इतने कम समय में समय के साथ उनकी संख्या पहले ही मनुष्यों की संख्या से आधी हो गई है। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ साजिश है। मुझे जानना था कि यह क्या है, इसलिए अब जब आप इन घृणित चीज़ों के संपर्क में आए हैं तो मेरे पास आपसे संपर्क करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था भी। अब ये जियाओ को एक और चौंकाने वाली जानकारी दी गई। पहले तो वह स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे।
बाद में उन्होंने अनिश्चित स्वर में पूछा, रुको रुको रुको, क्या आपका मतलब अराजकता है? मेरा मतलब अराजकता ही है। मेरे बारे में जानता है और मेरे पास अराजकता का कमल है। आपका क्या मतलब है कि आपके पास अराजकता का कमल है? यह आप ही हैं जिन्हें अराजकता के कमल द्वारा चुना गया है। मॉर्निंग स्टॉस की चेतना एक बच्चे की तरह जवाब देने लगी। इसकी आवाज़ से ये जियाओ बता सकता था कि उसे ये कहना पसंद नहीं आया कि उसके पास अराजकता का कमल है बजाय अराजकता के कमल ने उसे चुनने के लिए। ये जियाओ फिर से हैरान हो गया। असल में इसका मतलब क्या है? अराजकता के कमल ने मुझे चुना है। कोफाई दान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। सी 138 अध्याय 138 मदर कैओस उसे जानती है। ये जियाओ समझ नहीं पाया कि उसने अभी क्या सीखा। कैओस को वास्तव में उसके बारे में पहले से ही पता था और उसने मॉर्निंग स्टॉस को उसके मामलों में हस्तक्षेप न करने के लिए भी कहा था। क्यों? सिर्फ अराजकता के कमल के कारण। वह आश्वस्त होना चाहता था कि उसने जो सुना वह सही है। तो उन्होंने पूछा कि क्या कैओस वास्तव में उनके बारे में और लूस ऑफ कैओस के साथ उनके रिश्ते के बारे में जानता था। बेशक माँ अराजकता जानती है, और मॉर्निंग स्टॉर्स ने उन्हें सकारात्मक उत्तर दिया। इसमें आगे कहा गया, दरअसल जब आप अपने सोर्स यूनिवर्स की सीमा से बाहर निकले तो उसे आपके बारे में पहले से ही पता चल गया था। बात बस इतनी है कि उसके पास आप पर नज़र रखने का समय नहीं है, वह बहुत व्यस्त है। ये जियाओ फिर से चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मॉर्निंग स्टॉर्स को उसके और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पहले से ही पता होगा। कहने की जरूरत नहीं, यहाँ तक कि कैओस को भी उसके बारे में पता था। अब ये जियाओ ने सोचा, हेवेंस भी उसके बारे में जानता था और उसके जन्म के क्षण से ही उस पर नज़र रख रहा था। वास्तव में वह स्वर्ग के स्रोत से पैदा हुआ था और उसका जन्म स्वर्ग की इच्छित इच्छा थी। स्वर्ग को पहले से ही पता था कि भविष्य में क्या होगा और इसलिए उसने उसे बनाने के लिए अपने स्रोत का उपयोग किया और फिर उसे निचले क्षेत्र में एक छोटे से महाद्वीप के एक छोटे से शहर में भेज दिया। और स्वर्ग छोड़ने के बाद एक निश्चित कारण से उनकी मृत्यु हो गई। यह अराजकता का कमल था जो प्रकट हुआ और उसकी आत्मा और ब्रह्मांड को बचाया। जिस क्षण अराजकता का कमल प्रकट हुआ उसे अराजकता का आभास हो गया होगा। आखिर अराजकता का जन्म भी अराजकता के कमल से ही हुआ था। चाहे वह कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, कैओस के कमल पर नज़र कैसे नहीं रख सकती थी? यह अवश्य ही अज्ञात समय के बाद उसने धीरे धीरे अपना ध्यान वापस उस ओर स्थानांतरित कर दिया जिसमें वह व्यस्त थी। फिर चूंकि कैओस को पहले से ही कैओस के कमल के साथ साथ उसके अस्तित्व के बारे में पता है, तो वह उसे रोक क्यों नहीं रही है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन चूंकि कैओस को पहले से ही पता है कि उसे कैओस के कमल द्वारा चुना गया है, उसे ये भी पता होना चाहिए कि वह कभी भी उसके नियमों का पालन नहीं करेगा और अपने रास्ते पर चलेगा। वह हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही है? बहुत सारे सवाल थे लेकिन ये जियाओ के पास पूछने वाला कोई नहीं था। क्या मुझे अराजकता के कमल से पूछना चाहिए? आखिरकार अब मैं पहले से ही इसके साथ बातचीत कर सकता हूँ। लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाया और अपने परिवार के पास लौटने के बाद सबसे पहले लोट से अराजकता के बारे में पूछने का फैसला किया। फिलहाल ये जियाओ ने मॉर्निंग स्टॉर्स को वर्म्स के बारे में वह सब कुछ बताया जो वह जानता था, जिससे उन्हें बहुत झटका लगा। इसने कभी नहीं सोचा था कि 10 लाख साल पुरानी योजना धीरे धीरे इसके फलीभूत होगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उस अज्ञात इकाई द्वारा बिछाया गया जाल इतना घातक होगा। कुछ देर चुप रहने के बाद, जैसे कि मॉर्निंग स्टॉर्स ने कुछ तय कर लिया हो, उसने ये जियो से मदद मांगी। क्या आप उनसे छुटकारा पाने में मेरी मदद कर सकते हैं? ये जियाओ ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि सवाल पूछा, चूंकि आप पहले से ही इन कीड़ों के अस्तित्व के बारे में जानते थे, तो आपने अब तक उनके अस्तित्व को मिटाने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं नहीं कर सकता। यह मदर कैओस का नियम है। हम किसी के खिलाफ या किसी चीज़ के खिलाफ सीधी कार्रवाई नहीं कर सकते। बेशक हम लैंड्स किसी चीज़ या किसी को प्रभावित कर सकते हैं या ऐसा करने के लिए किसी से मदद मांग सकते हैं। हमारे लिए काम, मुझे अब तक ये भी नहीं पता था कि वे क्या हैं। मैं किसी से मदद कैसे मांग सकता हूँ? अगर वे इन कीड़ों द्वारा मारे गए होते तो क्या होता? लेकिन अब मैं आपसे मदद मांगना चाहता हूँ। जब तक आप मेरी मदद कर सकते हैं, मैं आपको अपना आशीर्वाद दूंगा। ये जियाओ की आंखों में अचानक रोशनी आ गई।
उसने पहले ही इन कीड़ों से छुटकारा पाने के बारे में सोच लिया था। अब जब उसे इसके लिए पुरस्कृत भी किया जा रहा था तो वह इसे कैसे अस्वीकार कर सकता था। उसने कुछ सोचा और पूछा, सम्राट स्टार फॉरेस्ट का जन्म आपके आशीर्वाद से हुआ था, है ना? आपने एम्परर स्टार फॉरेस्ट को क्या आशीर्वाद दिया? मानो सम्राट स्टार वन के बारे में याद करते हुए मॉर्निंग स्टार्स ने आह भरी। फिर बोला, वह महान प्रतिभा के साथ पैदा हुआ था। मेरे आशीर्वाद के बिना भी उसकी उपलब्धियां एक किंवदंती बन जाती। मैंने बस उसकी मदद की और उसे आशीर्वाद देकर उसका रास्ता आसान कर दिया। मेरे आशीर्वाद ने उसे दिव्य आत्मा के खजाने का पता लगाने की क्षमता प्रदान की। रैंक और हर जगह नीचे। लानत है, यह एक अद्भुत क्षमता है। ये जियाओ ने मन ही मन बुदबुदाया। साथ ही उन्होंने पूछा, ठीक है, जब तक आप मुझे आशीर्वाद देंगे मैं आपको सभी कीड़ों से छुटकारा दिलाने में मदद करने का वादा करता हूँ। और ऐसे ही ये जियाओ ने स्पिरिट ऑफ मॉर्निंग स्टार्स के साथ एक सौदा किया। हालांकि उसे पहले सभी कीड़ों से छुटकारा पाना होगा और उसके बाद ही सुबह के सितारे उसे आशीर्वाद देंगे। ये जियो ने मॉर्निंग स्टार्स से ये भी पूछा कि जब वह पैदा हुआ था तो उसने उसे आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। आखिरकार वह भी एक जन्मजात प्रतिभावान व्यक्ति थे। इसका उत्तर था कि लॉर्ड्स ऑफ कैओस का साथ उसे पहले से ही प्राप्त है, उन्हें इसके आशीर्वाद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। ये जियाओ सवाल पूछना जारी रखने ही वाला था कि अचानक उसे एक बार फिर लाशों से कुछ महसूस हुआ। उन्होंने उत्सुकता से लाशों को देखा और अंतर्दृष्टि की आंखों को सक्रिय किया। केवल पहले से ही नष्ट हो चुकी आत्माओं को धीरे धीरे फिर से आकार देने वाली अविश्वसनीय मात्रा में जीवन शक्ति की खोज की। ये जियाओ हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कीड़े के खून में इतनी अद्भुत क्षमता होगी। उनकी मृत्यु और उनकी आत्मा के नष्ट होने के बाद भी वे फिर से जीवन में वापस आ सकते थे। भौहें चढ़ाते हुए ये जियो ने अपना हाथ लहराया और यूनिवर्स एसेंस फ्लेम की छोटी छोटी गेंदें हर लाश पर फेंकी गईं, जिससे वे तुरंत पूरी तरह से भस्म हो गईं। यह ऐसा था मानो वे लाशें ब्रह्मांड सार ज्वाला के लिए जीवन शक्ति की गोलियां थीं। ये और अधिक उत्साहित हो गया, लेकिन ये जियाओ ने जल्दी से उन्हें अपने शरीर के अंदर याद कर लिया और इस तरह उसने उन सभी कीड़ों की कहानी खत्म कर दी। सभी लोगों ने चौड़ी आंखों से ये जियाओ को देखा। न जाने क्यों ये जियाओ ने ऐसा किया। उनकी नज़र में ये जियाओ ने उन सभी लाशों को इस हद तक जला दिया था कि उनकी राख भी नहीं बची थी। ये जियाओ ने खांसते हुए कहा, वे पहले ही मर चुके थे। मैं बस घटनास्थल की सफाई कर रहा था। मुझे लाशों वाली जगहें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। वह बेशर्मी से झूठ बोला और हॉल के दरवाजे की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने फिर से कदमों की आहट सुनी थी। थोड़ी ही देर में उसने लोगों के एक समूह को आते देखा। उनमें से एक ने ये जियाओ की ओर इशारा किया और अपने बगल वाले व्यक्ति के कान में कुछ कहा। उस व्यक्ति ने ये जियाओ की ओर देखा और फिर आगे बढ़ गया। उसके पीछे उसके अनुयायी भी आ गए। जू क्योंग ने तब कहा, तुम्हें कुएं से प्राप्त सभी खजाने सौंप दो, अन्यथा तुम मर जाओगे। ये जियाओ ने अपनी भौहें उठाईं और जू क्योंग की ओर ऐसे देखा जैसे वह कोई चुटकुला देख रहा हो। उसने अपना सिर हिलाया और आसपास का निरीक्षण करने के लिए अपना सिर घुमाया। उसे तुरंत सब कुछ समझ आ गया। जिस व्यक्ति ने उस पर इशारा किया वह उन लोगों की भीड़ में मौजूद होगा जो उस कुएं के सामने खड़े थे जिसमें वह कूदा था। और उस व्यक्ति ने अपने बॉस को उसके बारे में सूचित करने का फैसला किया, जो बदले में परेशानी की तलाश में आया था। जू क्योंग एक धैर्यवान व्यक्ति नहीं थे। जब उसने देखा कि ये जियाओ उसे नज़रअंदाज कर रहा है तो उसके दिल में गुस्सा और तेज हो गया। आप आज जाने के बारे में भूल सकते हैं, जू क्योंग ने व्यंग किया और उसके फटे होंठों को चाटा। खून की प्यासी गंध के साथ उसने ये जियाओ की ओर इशारा किया और अपने अधीनस्थों से कहा, तुम चारों मेरे लिए उसे मार डालो। लगता है इस बार मुझे लड़ना पड़ेगा। ये जियाओ ने आह भरी और उसका चेहरा ठंडा हो गया। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं। स्विश, एक पल में कैओस स्पिरिट दायरे के 4 योद्धा उड़ गए। अपने होठों पर क्रूर मुस्कान के साथ वे क्रूरतापूर्वक ये जियाओ की ओर झपटे। उसके हाथ में मौजूद खून से सने लाल ब्लेड से खून की दुर्गंध आ रही थी, जिससे उसे मिचली आ रही थी। चूंकि ये जियाओ केवल एक लेट स्टेज कैओस स्पिरिट दायरे का योद्धा था और उसके 4 अनुयायी जिन्होंने ये जियो पर हमला किया था वे सभी मिड स्टेज कैओस स्पिरिट दायरे के योद्धा थे,
जू क्योंग की नज़र में ये 4 लोग निश्चित रूप से ये जियो से निपटने के लिए पर्याप्त थे। आप सचमुच अपने बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। ये जियाओ ने ठंडा उपहास किया और 4 लोगों को अपनी आंखों में नहीं डाला। जब उसने देखा कि 4 रक्त लाल लंबी तलवारें उसके सिर की ओर आ रही हैं, तो उसने उसे उदासीनता से देखा। ची! एक तेज आवाज निकली और 4 रक्त लाल लंबे ब्लेड सीधे ये जियाओ के शरीर में घुस गए। हालांकि हवा में खून बिखरने का दृश्य सामने नहीं आया। ये जियाओ की आकृति वास्तव में विकृत हो गई और फिर सभी की आंखों के सामने से गायब हो गई। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो ये जियाओ 4 लोगों के पीछे खड़ा था। उसके हाथ में एक लंबा ब्लेड आया और वह धीरे से नीचे की ओर कटा। पफ 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 पफ। जैसे ही लंबी तलवार आगे बढ़ी, 4 दबी दबी आवाजें सुनाई दीं। चारों लोगों को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि उनके सिर जमीन पर गिर पड़े। हिस! चाहे वह कोई भी हो, घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों ने ठंडी हवा की सांस ली। यह इस हद तक विचित्र था कि उन्हें ये भी संदेह हो रहा था कि जो वे देख रहे हैं वह एक सपना है या नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। सी 139 अध्याय 139 अभिमानी मोलान। यह आदमी असामान्य है। हॉल में मौजूद लोगों में से एक ने अपनी लार निगलने का विरोध करते हुए बुदबुदाया। अच्छा बेटा, मैंने तुम्हें सच में कम आंका है। हालांकि मेरे पास तुम्हारे साथ बर्बाद करने का समय नहीं है। जू कियोंग की आंखें चमक उठीं। वह विश्वास नहीं कर सका कि ये जियाओ ने तुरंत उसके 4 अनुयायियों को मार डाला, लेकिन वह जल्द ही अपने होश में आया और अपने दांत पीस लिए। ये जियाओ ने कुछ नहीं कहा। उसने बस जू क्योंग की ओर देखा और उसकी आंखें अचानक खून से लाल हो गईं। ये स्वर्गीय दानव शिष्य था। जिस क्षण ये जियाओ की आंखों का रंग बदला, जू क्योंग को महसूस हुआ कि उसकी आत्मा को कोई चीज चूस रही है। वह डर के मारे कांप उठा और तुरंत पटक पटक की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। ये सिर्फ उनका ही नहीं, बल्कि उनके अनुयायियों का भी यही हाल था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई राक्षस उन्हें घूर रहा है जो उनकी आत्मा को चूसने और आत्माओं को टुकड़ों में काटने में सक्षम है। उनकी नज़र में ये जियो एक विशाल शैतान था जो उन्हें तुरंत मार सकता था, और उनमें उसका विरोध करने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं थी। ये जियाओ ने ठहाका लगाया और ठंडे स्वर में बोला, मुझे परेशान मत करो, अन्यथा वह आखिरी चीज होगी जो तुम करोगे। इतना कहने के बाद उन्होंने एक बार फिर आसपास के माहौल पर ध्यान केंद्रित किया। जहां तक जू कियोंग और उनके अनुयायियों की बात है, वे सभी अचेतन अवस्था में थे, मानो उनमें खड़े होने की क्षमता ही खत्म हो गई हो। वे अपनी जगह से हिले ही नहीं। वे इतने डरे हुए थे कि उनके शरीर अभी भी लगातार कांप रहे थे, भले ही ये जियाओ ने पहले ही अपना ध्यान स्थानांतरित कर दिया था और उनकी आंखों का रंग वापस मूल रंग में बदल गया था। मुझे कौन बता सकता है अभी क्या हुआ? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। घटनास्थल पर मौजूद लोग भी हैरान रह गए। उन्होंने ये जियाओ की आंखों का रंग बदलते नहीं देखा, इसलिए उन्हें पता नहीं चला कि क्या हुआ। लेकिन जिन लोगों ने ये जियाओ की आंखों को देखा था, वे सभी जू क्योंग और उनके अनुयायियों से थोड़े ही बेहतर थे। जैसे ही ये जियाओ ने आसपास का निरीक्षण किया, उसे गर्म जैड चट्टानों से बना एक फर्श दिखाई दिया। मुख्य हॉल के चारों ओर अजीब जानवरों की 10 नक्काशीदार पत्थर की मूर्तियां थीं। उन सभी के चेहरे पर क्रूर भाव थे, और भले ही वे पत्थर की मूर्तियां थीं, फिर भी कोई उनसे निकलने वाली अत्याचारी आभा को महसूस कर सकता था। चारों ओर स्कैन करने के बाद ये जियो ने पाया कि हॉल के सामने पहले से ही 4 से 5 टीमें थीं, जिनमें 10 या उससे अधिक लोग थे, जिनमें दर्जनों लोग थे। हालांकि ये लोग कमोबेश घायल हुए थे। स्पष्ट था कि मार्ग से इस स्थान में प्रवेश करना आसान नहीं था। ये जियाओ की नज़र केवल इन लोगों पर पड़ी और फिर बिना दरवाजे वाले दूसरे गेट की ओर देखने लगी। यह एक विशाल खुला दरवाज़ा था और ऐसा प्रतीत होता था कि यह रास्ता सीधे किसी महल जैसी संरचना की ओर जाता है। ये जियाओ ने अपना दिव्य भाव जारी किया। तुरंत उनकी दिव्य भावना फैल गई और महल जैसी संरचना की ओर चल पड़ी। हालांकि जैसे ही उसकी दिव्य भावना ने विशाल द्वार को छुआ, ये जियाओ के सिर में एक भारी घंटी की आवाज गूंजी। उसकी दिव्य भावना को एक भारी झटका लगा और वह तेजी से वापस अपने शरीर में समा गई।
इतना जोरदार हमला झेलने के बाद ये जियाओ कराहने से खुद को नहीं रोक सका। उनका चेहरा भी कुछ पीला पड़ गया था। अरे, मुझे सावधान रहना चाहिए था। बुदबुदाते हुए ये जियाओ की आंखें झुक गईं। अज्ञानी लड़का। उन दर्जन भर टीमों में उनमें से कुछ ने ये जियाओ को हार का सामना करते देखा और मजाक में हंसे। यह व्यक्ति उन लोगों में से एक था जिन्हें यह नहीं पता कि जू क्यूओंग और अन्य लोगों के साथ वास्तव में क्या हुआ था। हालांकि जो लोग जानते थे कि वास्तव में क्या हुआ था, उन्होंने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। ये जियाओ को इन लोगों की परवाह नहीं थी। उसकी नज़र विशाल गेट पर टिकी थी। इस विशाल द्वार पर प्रतिबंध अत्यंत कठोर थे। जाहिर तौर पर इसे तोड़ना उनके लिए आसान नहीं था। इससे पता चल रहा था कि महल जैसी संरचना के अंदर जरूर कोई खजाना है, अन्यथा गेट पर इतना शक्तिशाली प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता था? और महल के अंदर छिपा हुआ खजाना संभवतः दिव्य आत्मा या दिव्य विध्वंसक खजाना था। इसके बारे में सोचते हुए ये जियाओ की आंखों में जलती हुई रोशनी चमक उठी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रतिबंध के कारण सभी लोग मौके पर ही खड़े रहे। साथ ही अगर कोई उन पर छिपकर हमला करने की कोशिश करता तो वे एक दूसरे से कुछ दूरी पर चले जाते। और जैसे जैसे समय बीतता गया और अधिक लोग आते गए, सबसे पहले आने वालों में फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में रहने वाले बड़े परिवारों में से एक लू फैमिली थी। उसके बाद कुछ और टीमें वहां पहुंची। उनमें स्वाभाविक रूप से अन्य कुछ शहरों की टीमों के साथ साथ फ्लोटिंग क्लाउड संप्रदाय की 2 माध्यमिक ताकतें भी थीं। कुछ ही देर में अन्य माध्यमिक बल भी आ गए। ऐसा लग रहा था कि फैंग यून कहीं गायब हो गया है, उसे अभी यहां आना बाकी था। ठीक है, सब लोग, यहां सुनो। ये हॉल अब फ्लोटिंग क्लाउड संप्रदाय के 8 माध्यमिक बलों के नियंत्रण में है। आप सभी को 5 मिनट में यहां से निकल जाना चाहिए, अन्यथा आपको मेरी अनदेखी के परिणाम भुगतने होंगे। शब्द। मो लॉन्ग नाम का एक व्यक्ति द्वितीयक बलों में से एक की टीम से बाहर खड़ा था और उदासीनता से बोला। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने हॉल में किसी को भी गंभीरता से नहीं लिया। उनकी बातों से तुरंत लोगों के दिलों में असंतोष भड़क गया और वे बोलने लगे। दूसरी ओर ये जियाओ ने मो लॉन्ग की बातों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और बिना किसी दरवाजे वाले विशाल गेट पर प्रतिबंध का निरीक्षण करने चला गया। वह अपनी अंतर्दृष्टि की आंखों की मदद से इस प्रतिबंध के सार को देखना और इसे तोड़ना चाहता था ताकि वह महल जैसी संरचना में प्रवेश कर सके और उसका पता लगा सके। क्या तुम बहरे हो? क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? जब मो लॉन्ग ने ये जियाओ को उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए और गेट का निरीक्षण करने के लिए घूरते हुए देखा तो उसने भौहें चढ़ा लीं। वह नाराज हो गया था। हालांकि बाकी लोग भी नहीं गए, लेकिन कम से कम वे इसे लेकर झिझक रहे थे और उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये जियाओ ने उसकी बातों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और अपनी मनमानी करने लगा, जिससे उसके दिल में गुस्सा भड़क गया। दूसरी ओर किन म्यू और यी जियान ने ये जियो को दिलचस्पी से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ मज़ेदार होने वाला है। दोनों की आंखों में उत्तेजना चमक उठी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ये जियाओ ने भौहें सिकोड़कर मो लॉन्ग की ओर देखा। फिर उसने अपना ध्यान वापस प्रतिबंध की ओर लगाते हुए कहा, बेवकूफ़ आप। मो लॉन्ग पहले से ही गुस्से में था और ये जियाओ के शब्दों ने उस गुस्से को और बढ़ा दिया। सब कुछ नज़रअंदाज करते हुए वह तुरंत ये जियाओ को मारने के लिए उस पर झपटा। वह स्पिरिट फ्यूशन के दूसरे चरण के योद्धा थे। उसकी ताकत पहले से ही बहुत चौंकाने वाली थी। जैसे ही उसने हमला किया, उसके मुक्के ने एक जबरदस्त झटके की लहर ला दी जो हवा में छेद कर गई और एक अप्रिय ध्वनि उत्पन्न हुई। टकराना। ये जियाओ अचानक मुड़ा और मुक्का भी मारा। उन्होंने इस आक्रमण में अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगा दी। टक्कर के बाद मो लॉन्ग को दर्जनों कदम पीछे हटना पड़ा, जबकि ये जियो केवल 2 कदम पीछे चला गया। इस आदान प्रदान ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि एक लेट स्टेज कैओस स्पिरिट रियल्म योद्धा अपने हमलों की टक्कर के बाद स्पिरिट फ्यूजन के दूसरे चरण के योद्धा को दर्जनों कदम पीछे जाने के लिए मजबूर करने में सक्षम होगा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मो लॉन्ग के माथे से खून बहने लगा और टक्कर से ही उसके माथे पर चोट लग गई। अगर कोई मो लॉन्ग के हाथ को देखे तो कोई उसकी अंगुलियों की हड्डियों को उसके मांस से बाहर निकलता हुआ देख सकता है। वे टूट गए।
मो लॉन्ग ने अपने चेहरे से खून पोंछा और एक गोली निगल ली, जिससे तुरंत उसकी हड्डियां ठीक होने लगीं। उसने अपने हाथ पर लगे खून के धब्बे को देखा। उसने एक गहरी सांस ली और अपने क्रोध को नियंत्रित करने की कोशिश की। हालांकि उसका मूल रूप से सफ़ेद चेहरा क्रोध के कारण विकृत हो गया, क्योंकि यह कुछ हद तक घृणित हो गया था। अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे घायल कर पाओगे। मो लॉन्ग बुरी तरह मुस्कुराया। उसने अपना हाथ हिलाया और एक सुनहरी लंबी छड़ी दिखाई दी। छड़ का शरीर हिल गया और अत्यंत तीव्र सुनहरी चमक उभरी। सुनहरी चमक फैल गई और पूरे खुले मैदान को सुनहरे रंग में रंग दिया। लड़के, मुझे अपने हथियार का उपयोग करने के लिए मजबूर करने के लिए, भले ही तुम मरने वाले हो, तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। अपने हाथ में सुनहरी छड़ी पकड़कर मो लॉन्ग बोला। इस समय उनका क्षण युद्ध के देवता के समान था। सुनहरी रोशनी चमकी और एक अहंकारी आभा सीधे उसके शरीर के ऊपर की छत तक पहुंच गई। उसी समय सुनहरी रोशनी के भीतर से एक शातिर आभा धीरे धीरे उठी, जिससे उपस्थित सभी लोगों के भाव थोड़े बदल गए। यह अत्यंत क्रूर आभा थी, जिसने सभी का हृदय भारी कर दिया। जैसा कि एक मध्य स्वर्गीय आत्मा हथियार से अपेक्षा की जाती है, केवल यह आभा ही आत्मा सम्मेलन के 3 चरणों में एक मार्शल योद्धा से भी अधिक मजबूत है। जब आसपास की भीड़ ने मो लॉन्ग के हाथ में मौजूद गोल्डन रॉड को उग्र निगाहों से देखा तो शोर मच गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। C140 CH 140 जुवान रैन पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये जियाओ की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने असाधारण सुनहरी छड़ी को देखा। उसे इससे एक बेहद खतरनाक आभा महसूस हो रही थी। सच कहूं तो मो लॉन्ग ये जियो के खिलाफ अपने हथियार का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। खेती के स्तर में उसे पहले से ही बढ़त हासिल थी, लेकिन उनके सामने लड़का बहुत असामान्य था। अगर वह जीतना चाहता था तो उसे ये काम सूखी घास फूस को कुचलने जितनी आसानी से करना पड़ता था। ऐसा करके ही वह स्टार शॉविंग संप्रदाय के एक प्रतिभाशाली शिष्य के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रख सके। इसलिए उसे अपने असली हत्या हथियार का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे ही छड़ी उसके हाथ में आई, मो लॉन्ग की आभा अचानक बढ़ गई और बेहद प्रभावशाली हो गई। उसने ये जियाओ को भयावह नज़र से देखा और कुछ भी अनावश्यक नहीं कहा। रॉड का शरीर हिल गया, क्योंकि वह रॉड की तरह नीचे की ओर टूटा हुआ था। बूम! जैसे ही सुनहरी छड़ी टूटकर गिरी, वह जगह तब तक दब गई जब तक वह विकृत नहीं हो गई। छड़ी की छाया ने एक भयानक शक्ति उत्सर्जित की और घबराहट की शक्ति के साथ ये जियाओ की ओर बढ़ी। ये जियाओ ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखें अद्भुत रोशनी से चमक उठी। उसकी आंखों की गहराई में उत्साह नजर आ रहा था। यह मो लॉन्ग वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। स्पिरिट फ्यूजन के दूसरे चरण के योद्धा के रूप में उसकी लड़ने की ताकत पहले से ही उस योद्धा के बराबर है जो स्पिरिट फ्यूजन के 3 चरणों से गुजर चुका है। ये जियाओ अगर चाहे तो लड़ाई को एक पल में खत्म कर सकता था, लेकिन उसने सामान्य रूप से मो लॉन्ग का सामना करने और लड़ाई का अनुभव करने का फैसला किया। जैसे ही उसने इसे अपने हाथ में ब्लेड में इंजेक्ट किया, अराजकता की ऊर्जा उसके शरीर में बढ़ गई। बज बज! ब्लेड थोड़ा हिल गया और गुंजन की एक श्रृंखला उत्पन्न हुई। नग्न आंखों से दिखाई देने वाली एक ध्वनि तरंग ये जियो को केंद्र में रखकर सभी दिशाओं में फैल गई। अचानक बिजली चमकी और ब्लेड पर गड़गड़ाहट हुई। यह वह गड़गड़ाहट और बिजली की ऊर्जा थी जिसे ये जियाओ ने तब निगल लिया था जब रेड स्टार सीक्रेट दायरे के नियमों को तोड़ने के लिए क्लेश ने उस पर हमला किया था। ये जियाओ के हाथ में मौजूद लंबे ब्लेड से मो लॉन्ग की ओर कटते ही चांदी जैसी सफ़ेद रोशनी निकल रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बूम! इस समय सभी के पैरों के नीचे की ज़मीन कांप उठी और अंतरिक्ष हिल गया। उन दोनों के नीचे की ज़मीन एक शक्तिशाली शक्ति द्वारा तुरंत नष्ट कर दी गई और पाउडर में बदल गई जो हवा में लहरा रही थी। एक भयानक ऊर्जा तूफान पागलपन से बह गया। आसपास के लोगों के हाव भाव बदल गए। अराजकता ऊर्जा की एक परत उनके सामने प्रकट हुई और ऊर्जा तूफान को अवरुद्ध कर दिया। ये जियाओ और मो लॉन्ग जल्दी ही अलग हो गए और फिर वे एक दूसरे से भिड़ गए। पूरा हॉल धमाकों की आवाज़ से भर गया था और उनके कान के पर्दे सचमुच दुखने लगे थे। सभी दर्शक स्तब्ध रह गए। इन दोनों लोगों के बीच टकराव बहुत तीव्र था।
यहाँ तक कि अन्य विशेषज्ञों को भी अपना मुंह सूखने का एहसास हुआ। क्या ये जियाओ बहुत भयंकर नहीं है? वह वास्तव में स्टार शॉविंग संप्रदाय के एक प्रतिभाशाली शिष्य का सामना कर सकता है। इसके अलावा उनके साधना आधार में अंतर बहुत बड़ा है। एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने आप से बुदबुदाया, उसका चेहरा कुछ पीला पड़ गया था। यदि मो लॉन्ग को उसके साथ बदल दिया जाता तो वह बहुत पहले ही मर गया होता। हालांकि वह खेती के आधार के मामले में ये जियो से भी मजबूत था, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि वह ये जियो के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। ये जियाओ के हाथ में जो ब्लेड है वह भी एक खजाना लगता है। हालांकि यह गोल्डन रॉड से कमजोर था, लेकिन इसकी ताकत रॉड से बिल्कुल भी कम नहीं हुई। भीड़ में एक काले कपड़े पहने आदमी ने ये जियाओ के हाथ में ब्लेड को देखा और अपनी आंखों को थोड़ा झुकाकर कहा, टक्करों की इस श्रृंखला में ये जियाओ के हाथ में मौजूद ब्लेड मो लॉन्ग की गोल्डन रॉड से नष्ट नहीं हुआ। ये जियाओ के हाथ में इन्फिनिटी एज ब्लेड को देखकर हर कोई दंग रह गया। यह वैसा ही था जैसा उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा था। हालांकि हर टक्कर गोल्डन रॉड की भारी ताकत से झुक जाती थी, इन्फिनिटी एज ब्लेड नहीं टूटता था। ये स्पष्ट होना चाहिए, मो लॉन्ग का हथियार एक मिड ग्रेड हेवनली सोल रॉड था। बिना किसी चोट के इससे टकराने में सक्षम होने के लिए कम से कम इसे निम्न ग्रेड हेवनली सोल ब्लेड होना चाहिए था। लेकिन फिर, हालांकि इन्फिनिटी एज ब्लेड की आभा बेहद मजबूत थी, ये हेवनली सोल रैंक के हथियार से संबंधित नहीं थी। इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है, ये जियो का ब्लेड अत्यंत दुर्लभ सामग्रियों का उपयोग करके तैयार किया गया होगा। इतना दुर्लभ कि केवल सामग्री ही इतनी मूल्यवान होनी चाहिए कि मो लॉन्ग की गोल्डन रॉड को आसानी से खरीदा जा सके। ये सोचते ही हर किसी का दिल उछल पड़ा। इन्फिनिटी एज ब्लेड को देखने का उनका नजरिया भी बदल गया। अब उनकी आंखों में प्रशंसा के साथ साथ लालच भी भर आया। ये सचमुच एक अच्छा शो है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। किनवू ने चेहरे पर मुस्कान के साथ ये दृश्य देखा। इतनी भीषण लड़ाई देखने में सक्षम होना व्यर्थ नहीं था। बूम! ये जियो और मो लॉन्ग एक बार फिर टकराए, लेकिन दोनों जल्दी ही पीले चेहरों के साथ अलग हो गए। जाहिर है, इस भीषण टक्कर में काफी ऊर्जा खर्च हुई। ये छोटा सा कमीना कहाँ से आया? वह इतना मजबूत कैसे है? मो लॉन्ग अच्छे नहीं लग रहे थे। उसने मूल रूप से सोचा था कि वह ये जियो से आसानी से निपट सकता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वह पूरी तरह से गलत था। अरे, स्टार शाविंग संप्रदाय की एक प्रतिभा, तुम कुछ खास नहीं हो। ये जियाओ ने व्यंग्य किया और तिरस्कार के साथ कहा, अभिमानी। आप केवल एक लेट स्टेज कैओस स्पिरिट दायरे के योद्धा हैं, और आप वास्तव में मेरे स्टार शॉविंग संप्रदाय का मूल्यांकन करने का साहस कर रहे हैं। आप मौत को दावत दे रहे हैं। जैसे ही ये जियाओ ने अपनी बात खत्म की, अचानक उनके बगल की सुरंग से एक ठंडी चीख सुनाई दी। उसके बाद हॉल के मुख्य द्वार से एक तेज और ठंडी रोशनी निकली, एक राजसी आभा लेकर ये जियाओ की ओर बढ़ा। ये जियाओ की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने जल्दी से अपनी ताकत इकट्ठी की और अपने हाथ में ब्लेड को प्रकाश की ठंडी किरण की ओर धकेल दिया। बूम! जैसे ही दोनों टकराए, ये जियाओ उड़ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके बाद जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। फिर उन्होंने मुख्य हॉल के गेट की ओर देखा और सफेद कपड़े पहने एक युवक को ठंडे चेहरे के साथ धीरे धीरे बाहर निकलते देखा। उसके पीछे एक जैसे सफेद वस्त्र पहने एक युवक और युवती थे। उनके चेहरे पर अहंकारपूर्ण भाव था। जुवान रैन। जब मो लॉन्ग ने उस आदमी को देखा तो वह खुद को रोक नहीं सका। तभी उसके चेहरे पर बेबसी का भाव उभर आया। मो लॉन्ग, तुम वास्तव में कूड़े का एक टुकड़ा हो। यहाँ तक कि अपनी खेती के साथ तुम्हें वास्तव में अराजकता आत्मा क्षेत्र के अंतिम चरण में एक बव्वा द्वारा गोल्डन रॉड का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन फिर भी तुम उसे हराने में असमर्थ थे। तुम वास्तव में आपने मेरे स्टार शाविंग संप्रदाय का चेहरा खो दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने द्वितीयक संप्रदाय के नाम पर दाग लगाया है। जुवान रान की गहरी आवाज ठंडी थी क्योंकि उसने मो लॉन्ग को उदासीनता से देखा। मो लॉन्ग का चेहरा बदल गया और उसकी आंखों में गुस्सा झलकने लगा। हालांकि वह स्पष्ट था कि उसका हुआन रैन से कोई मुकाबला नहीं था। जुवान रैन स्वर्ग का सच्चा गौरव था और एक छोटा संत बनने की कगार पर था। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में उनकी लड़ने की ताकत भी उनके खेती के आधार से अधिक थी।
इसकी तुलना में उसकी अपनी ताकत महज एक मजाक थी। बच्चे, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? जुवान रैन ने मोलोन को नज़रअंदाज कर दिया और ये जियाओ को ऐसे भाव से देखा जैसे वह किसी मरे हुए आदमी को देख रहा हो। ये जियाओ ने आह भरी और फिर अपना सिर हिलाया। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि छोटी मोटी परेशानी धीरे धीरे इतनी बड़ी हो जाएगी। सिर हिलाते हुए उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभर आए। उन्होंने कहा, क्या आप वाकई मेरे खिलाफ जाना चाहते हैं? ओह, इतने सालों के बाद आप पहले व्यक्ति हैं जिसने मुझसे ये कहने की हिम्मत की है। जुवान रैन के अविचलित चेहरे पर आश्चर्य झलक उठा। कैओस स्पिरिट दायरे के योद्धा को मारना उसके लिए चींटी को कुचलने जितना आसान था, और अब इस चींटी ने वास्तव में उसके सामने बड़े शब्द कहने की हिम्मत की, जिससे उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वरिष्ठ हुआन, इस तरह के छोटे फ्राई के लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे इससे निपटने में आपकी मदद करने दीजिए। हुआन रैन के पीछे एक पतला युवक आया और चापलूसी भरे अंदाज में कहा। उसने ये जियाओ को हिकारत से देखा, जैसे उसे ये जियाओ की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। आप? जुवान रैन ने युवक की ओर देखा, फिर उदासीनता से अपना सिर हिलाया। आप उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। हालांकि जुवान रैन घमंडी था और ये जियो की ओर नहीं देखता था। वह जानता था कि ये जियो एक आसान आदमी नहीं था, क्योंकि मो लोंग भी उसे हराने में असमर्थ था। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि ये जियाओ की ताकत भयानक थी। मो लोंग भी उन्हीं की तरह स्टार शॉवइंग संप्रदाय के एक प्रतिभाशाली शिष्य हैं। अपनी साधना से वे पहले से ही सभी प्रतिभाशाली शिष्यों में तीसरे स्थान पर थे, लेकिन फिर भी वह ये जियो को हराने में असमर्थ था। दूसरी ओर इस दुबले पतले युवक के पास स्पिरिट फ्यूजन के प्रथम चरण में केवल साधना का आधार था और वह 9वें स्थान पर था। यहाँ तक कि मो लोंग भी ये जियो का मैच नहीं था, तो वह ये जियो का मैच कैसे हो सकता है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को दान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें। टॉस साइट मैप दान करें।